मेरा नाम है असबर अली और आज का लेक्चर 14 है जो कि डिलीवर करेंगे खिलत। और कल इन्होंने एक्सप्लेन किया था वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग, बेसिक ऑप्शंस, जो कि आपको सिर्फ हिंट देने के लिए थी, क्योंकि जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप आगे चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर सकेंगे। और उससे रिलेटेड आज का सेक्शन है कि जब आप वर्डप्रेस पे आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो किस तरह से वो दिखना चाहिए, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, वो आज के लेक्चर में खिलत बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। जिसमें वो आपको वेबसाइट का आर्टिकल जो है वो कैसे डिज़ाइन करना है और बेसिक चीज़ों के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे। और उसके अलावा उसमें पिक्चर डिज़ाइन करनी है तो कैनवा के थ्रू आप पिक्चर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा जितनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पैराग्राफ और हेडिंग की टाइप से लेकर, वो भी इसमें जो है वो कवर होगा। तो ट्रांसफ़र करते हैं खिलत को। जी खिलत, कंटिन्यू करें आप। ठीक है तो अस्सलाम वालेकुम। अभी हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों के सामने मेरी स्क्रीन विजिबल है। लास्ट डे जो हमने अपनी वेबसाइट पे जिस तरह से लॉगिन किया था, आज भी हम उसी तरह से लॉगिन करके अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गए हैं। और कल मैंने बताया था कि जब हमने अपना आर्टिकल पोस्ट करना होता है तो हमने पोस्ट में जाना होता है। इसी तरह हम आज पोस्ट एक नया आर्टिकल डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए कुछ आज मैंने थोड़ी सी इस पे वर्किंग की हुई है कि बेशक आप अपना आर्टिकल खुद लिख रहे हैं या किसी राइटर से लिखवा रहे हैं, तो आपको बेसिकली एक ऐसे ऐसी एक वर्ड फाइल मिलती है। ठीक है। ये मैंने कहीं से आर्टिकल डायरेक्ट कॉपी किया हुआ, इसी आर्टिकल को आज हम डिज़ाइन करेंगे। इसका नाम है हाउ फास्ट अ डियर कैन रन। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने दो टैब्स इसमें खोले हुए हैं। एक में अपना मैंने आर्टिकल खोला हुआ है जहाँ से मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, और ये भी बताऊंगा कि सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसको किस तरह से पेस्ट करना है आगे। ठीक है। तो यहाँ से हम ऐड न्यू पोस्ट करेंगे अपनी। अच्छा, मैंने जैसे कल बताया था कि हम हाँ, इससे पहले एक और चीज़, मैंने एक योस्ट का प्लगइन इंस्टॉल किया है आज। तो ये हमें थोड़ी सी बताएगा कि हमारे आर्टिकल का एसईओ स्कोर कैसा है, और उसकी जो हमारा कंटेंट है उसकी रीडेबिलिटी और बाकी सब चीज़ें किस तरह की हैं, वो भी मैं आपको इन दोनों को ग्रीन करने का तरीका भी बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे पहले हमारा आर्टिकल का टाइटल आता है। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पर जाके सबसे पहले आपने ये चीज़ नोट करनी है कि आपने कंट्रोल शिफ्ट और वी दबा के पेस्ट करना है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि हम क्यों डायरेक्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं कर सकते। जैसे लेट सपोज मैंने जब इसको ये वाला पैराग्राफ और नीचे उसकी हेडिंग कंट्रोल सी की, और यहाँ पर आके जब ये बेसिकली नीचे वाला सेक्शन है जहाँ पर हम पेस्ट करते हैं आगे, अगर मैं खाली कंट्रोल वी करूंगा ना, तो आप ये देखिएगा कि ये हेडिंग बन के ही आ रही है पीछे से। और अगर मैं इसको एक सेकंड के लिए इसको बैक कर देता हूँ और अगर सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट वी करके दबाऊंगा, तो देखिएगा ये हेडिंग नहीं बनी। इसका मतलब ये है कि जो इसके पीछे का जो कोड है वो कॉपी करके नहीं लेके आ रहा, अब हमारे पास ये प्योर कंटेंट आ रहा है। और हमने कभी कभी ये इशू देता है कि क्योंकि इधर वर्ड पे भी ये H2 हेडिंग में पड़ा होता है और इधर जाके भी हेडिंग में आ जाता है, तो वो कभी ओवरलैप कर जाता है। तो उससे बचने के लिए आपने कंट्रोल शिफ्ट वी करना है, जिससे आपको सारा आपका कंटेंट प्योर फॉर्म में आएगा। ठीक है। अच्छा, ये भी थोड़ी सी बात की चीज़ है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें ये जब हम आर्टिकल एक पोस्ट करते हैं तो हम क्या क्या फंक्शनलिटीज देख सकते हैं इसमें। अगर आप देखें तो इधर लिखा हुआ है टाइप स्लैश टू चूज अ ब्लॉक। इसमें बेसिकली हम ब्लॉक्स में काम कर रहे होते हैं। जब अगर मैं स्लैश दबाऊंगा तो नीचे ऑप्शंस दे रहे हैं मुझे कि आपने हेडिंग लिखनी है, आपने इमेज डालना। अच्छा, बाय डिफॉल्ट ये पैराग्राफ ही होता है, और अगर आपने कोई चीज़ चेंज करनी है तो आप स्लैश डाल के, अगर आपने हेडिंग डालनी है तो आप हेडिंग डाल दें, इमेज डालनी है, गैलरी डालनी है, या कोई लिस्ट डालनी है, कोई कोटेशन, ऑडियो, मतलब सब चीज़ें आप इधर से डाल सकते हैं। लेकिन अभी हम ना, हमारा आर्टिकल अगर हम इस तरह से देखें तो हमारा आर्टिकल में क्या है, पहले उसका टाइटल है, उसके बाद उसका तो बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन है, और जो पैराग्राफ की फॉर्म में अगर आप इसको कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे तो ये एक इसमें पैराग्राफ आ गया। ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं इसके लास्ट में आपको दिखा दूंगा इसकी हम फीचर्ड इमेज होती क्या है, कहाँ पर लगती है, किस तरह से बनाएंगे। एक दफ़ा पहले मैं इस आर्टिकल को एक शेप दे दूं। सीधे हमने इधर से कॉपी पेस्ट करना है। अच्छा, मैं इससे पहले आपको एक हेडिंग्स का बता दूं। जो ये हमारा टाइटल होता है, अच्छा, हेडिंग्स की जो कैटेगरीज होती हैं वो H1, H2, H3, H4 और आई गेस H5 भी होता है। बट जो हमारा टाइटल होता है वो बाय डिफॉल्ट H1 में होता है। अच्छा, ये प्रायोरिटी वाइज होते हैं। H1 की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, फिर उससे कम प्रायोरिटी H2 की होती है, फिर H3 की, और सो ऑन। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हम अपना टाइटल लिखते हैं वो हमारा H1 में ही होता है। उसके बाद हमने अपना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख रहे हैं। उसके बाद जो हमारी फर्स्ट हेडिंग आती है वो हमेशा H2 में आती है, और आपने कोशिश ये करनी है कि जो आपकी इंट्रोडक्शन के फौरन बाद जो हेडिंग आ रही है ना,
वो H2 में, H2 के लिए हमने क्या किया, स्लैश दबा दिया, स्लैश दबा के हमने हेडिंग पे क्लिक कर दिया, या मैंने एच लिख दिया, हेडिंग पे क्लिक कर दिया। अच्छा, इसमें ही अब यहाँ पर हमें ऑप्शंस भी दे रहा है कि आपने इसको H1 में रखना है, H2 में, H3 में, H4 में, H5, H6 जिसमें रखना है। क्योंकि हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर इस तरह से करेंगे कि हम प्रायोरिटी वाइज चलेंगे कि H2 आएगा H1 के डायरेक्ट बाद, और उसके बाद अगर H2 की जो हेडिंग है, लेट सपोज मैं ये, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट वी कर दिया, हाँ। अब ये जो हमारी हेडिंग है स्पीड ऑफ द डियर, अगर इसकी कोई सब हेडिंग बनती है वो H3 में आएगी, लेकिन अगर इसके बाद जो अगला पैराग्राफ आ रहा है वो बिल्कुल ही टोटली चेंज है, इस बात से उसका कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर से हम H2 में डालेंगे, ठीक है। तो हमने ऑर्डर वाइज चलना है। मैं आपको अगले इसमें एक एग्जांपल है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह आपने उसको H2 के बाद H3 किस तरह लिखना है। दूसरी चीज यहाँ पर नोटिस करने की चीज है कि हमारा जो हमारा मेन कीवर्ड था वो ये था कि हाउ फास्ट अ डियर कैन रन। इसका इंटेंट यही है कि डियर कितना तेज भाग सकता है। तो जो मैंने फर्स्ट H2 में लिखा वहां पर भी हम मेनली एग्जैक्ट कीवर्ड, मतलब अपना कीवर्ड ही डाल रहे होते हैं, और इस तरह डालते हैं कि पता नहीं चलना चाहिए कि कीवर्ड की स्टफिंग हुई हुई है। तो मैंने उसी के एक और यहाँ पर एक हेडिंग का नाम लिख दिया स्पीड ऑफ द डियर, जो कि इंटेंट क्लियर कर रहा है, बात वही है, बट ये नहीं लगेगा इसमें कि आपने जबरदस्ती कीवर्ड डाला हुआ है इसमें, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर इसका जो इसका पैराग्राफ था वो पेस्ट कर दिया। अब देखें, इसके जो हमारा थर्ड थर्ड जो हमारा हेडिंग है वो, उसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग द डियर स्पीड, और उसके बाद इसकी सब हेडिंग्स आ रही हैं, द ट्रेन, द टेरेन, द हेल्थ ऑफ द डियर। तो अब मैं इसको बताऊंगा कि ये हम किस तरह से, अब ये हम H2 में ही डालेंगे, क्योंकि स्पीड ऑफ द डियर के बाद एक नई बात शुरू हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द डियर स्पीड। अच्छा, अगर आपने या तो स्लैश डाल के हेडिंग पहले सेलेक्ट कर लें, या अगर आपने डायरेक्ट पेस्ट कर दिया तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा बॉक्स दिखाता है जिसमें शो करा रहा है अभी ये पैराग्राफ में। पैराग्राफ में क्लिक करेंगे तो इधर हेडिंग का ऑप्शन आएगा, आप हेडिंग से जा सकते हैं, और मैंने फिर से यही H2 में डाल दिया, ठीक है। H2 के बाद मैंने इसका वाला कंटेंट कॉपी करके फिर से पेस्ट कर दिया। इसके बाद जो इसकी सब हेडिंग है वो है द टीरेन, ठीक है। मैंने इसको H3 में डाला क्योंकि इसकी सब हेडिंग आ रही है, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि सारी हेडिंग्स आप H2 में या एक ही फॉर्मेट फॉलो करते हैं, अगर जो उसकी सब हेडिंग चीज आ रही है तो आपने उसके सब उसमें डालनी है, ठीक है। मैंने इसके, लेट सपोज मैं यहाँ तक कॉपी कर लिया इसको जहाँ तक इसका कंटेंट आ रहा है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट वी किया तो सारी वो जो सारा फॉर्मेट था सारा कुछ वहां से खत्म हो गया। अब यहाँ पर अगली हेडिंग आ रही थी, हाँ वही ये रही, ठीक है। मुझे ये बेसिकली जिस तरह मैंने आपको बताया ना, ये ब्लॉक्स में चल रहा होता है, ये एक ब्लॉक आ रहा है फिर उसके बाद नीचे वाला का अलग ब्लॉक आ रहा है, तो मुझे ये भी हेडिंग H3 में डालनी है, सॉरी। इसके बाद अगला हमारा पैराग्राफ था द वेट ऑफ द डियर। ये भी मैं इसको, सॉरी, अलग पैराग्राफ में जाके इसको भी मैं इसकी सब हेडिंग बना दी जो कि H3 में, ठीक है। हाँ, ये कभी कभी आपके साथ इशू आएगा क्योंकि वो उसी ब्लॉक में वापस चला जाता है, तो ये पैराग्राफ में आसानी से आ जाएगा। अगर आप दा के पीछे से दबाएंगे बैक स्पेस तो फिर इशू नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लेट सपोज मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ। यहाँ पर अब हमारा फोर्थ पार्ट मैंने स्किप कर दी, यहाँ पर हमारा दूसरी बात क्लियर हो गई, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डीए स्पीड में फर्स्ट चीज आ रही थी, फर्स्ट हेडिंग लेट सपोज इसको मैं, अगर इसको द टेरेन आ रही थी, द हेल्थ ऑफ द डियर आ रही थी, इसका दूसरा सब पॉइंट हो गया, और इसका तीसरा सब पॉइंट हो गया द वेट ऑफ द डियर, ठीक है। इसके बाद अब हमारा चौथा अगला जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है उसका नाम है डियर स्पीड कंपैरिजन। मतलब ये अभी हम पहले क्या बात कर रहे थे कि हम उसके फैक्टर्स बता रहे थे जो अफेक्ट करेंगे, अगला पॉइंट हम क्या बता रहे हैं कि डियर की स्पीड कंपैरिजन, तो बिल्कुल अलग, मतलब पिछले टॉपिक से हट की चीज आ रही है, तो इसको हम फिर से H2 में लिखेंगे। तो आपने बस ये बेसिकली इतनी कोई टेक्निकल चीज नहीं है, लेकिन आपको ना क्या कहते हैं, ये बस थोड़ी सी आपने अपने थोड़े से दिमाग के साथ खेलना है कि जो चीज, क्योंकि आपका डायरेक्ट कंपटीशन है गूगल के एल्गोरिदम के साथ, जो, तो गूगल का एल्गोरिदम भी इसी तरह डिजाइन हुआ हुआ है कि वो मतलब ये बहुत ज्यादा ऐसी टेक्निकल चीजें नहीं है। आप जो सिंपल आपका माइंड एक्सेप्ट करता है कि यार वाकई इस पैराग्राफ की जो सब हेडिंग होती है, जिस तरह हम अपने खुद भी लिखते हैं तो हम उसकी सब हेडिंग में उसको सेपरेट करने में अलग चीज दिखा रहे होते हैं, तो हम इसको उस वाइज कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी सब हेडिंग बन गई है, और क्योंकि जो डियर स्पीड कंपैरिजन है उसके बाद इसकी सब हेडिंग बन रही थी डियर वर्सेस चीता की स्पीड, तो ये हमने H3 में डाल दिया, सॉरी।
एक सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद आखिरी हम लेट्स सपोज ये पैराग्राफ में इसका कंक्लूजन का पैराग्राफ डाल देता हूँ इसके अंदर। अच्छा हाँ, कंक्लूजन का पैराग्राफ भी H2 में आएगा क्योंकि उसके अगली चीज़ आ रही है बिल्कुल। अब यहाँ पर इसको और सेपरेट करने के लिए, क्योंकि हमने इसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज करनी है, हमने यूज़र का एक्सपीरियंस इंक्रीज करना है, जो यूज़र पढ़ने के लिए आया है उसको पता चल जाए कि यार ये सेपरेट चीज़ आ रही है, उसके बाद ये सेपरेट चीज़ आ रही है और आई प्लीजिंग भी लगे। ठीक है। अब इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि अगर हमने इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है तो हम स्लैश डाल के हम अगर सेपरेटर इसके नीचे डाल दें, तो एक सेकंड में इधर से इसको मिनिमाइज कर दूं। हाँ, तो यहाँ पर हमें एक नीचे इसके लाइन दे दी है सेपरेटर ने। यहाँ से हम इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमें वाइड लाइंस चाहिए तो ये वाइड लाइन आ जाएगी, हम डॉटेड लाइन चाहिए तो देखेंगे डॉट्स की लाइन आ गई। बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये लाइन आएगी। तो हम मोस्टली H2 के बाद ये एक सेपरेट करने के लिए भी दिखा देते हैं। H2 और H3 के दरमियान हम ये भी दिखा रहे होते हैं, थोड़ा सा साइज का डिफरेंस भी आ जाता है। और ये भी दिखा रहे होते हैं कि यार अच्छा यहाँ पर ये वाली बात खत्म हो गई, अगली बात यहाँ से शुरू हो गई। ठीक है। और इसी तरह से हम इसके नीचे भी एक सेपरेटर डाल देते हैं, और फिर कंक्लूजन के नीचे भी एक सेपरेटर डालते हैं। ठीक है। अगर मैं इसको, मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ से इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ से प्रीव्यू करेंगे तो ये कुछ आर्टिकल अभी दिखाते हैं किस तरह से लगेगा। अच्छा सर, हम H4 में क्यों नहीं कर सकते? H4 में हम इसलिए नहीं कर सकते उसकी प्रायोरिटी की वजह से कि ये बात ज़्यादा, मतलब अगर लेट्स सपोज कोई एक मेन बात चल रही है, उसकी प्रायोरिटी H2 है, उसके बाद जो उससे सब टॉपिक चल रहा है उसकी प्रायोरिटी H3 आएगी, उससे का भी जो सब टॉपिक होगा उसकी प्रायोरिटी H4 आएगी। तो हमने प्रायोरिटी वाइज करना है कि इस बात की ज़्यादा अहमियत है, इसके अंदर एक सब हेडिंग है उसकी बात की उससे कम अहमियत है, उसके बाद जो उसकी सब हेडिंग है उसकी बात की अहमियत उससे कम है। तो हमने इसलिए हम H1 H2 H3 H4 की तरह से जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारा आर्टिकल कुछ इस तरह से है कि हाउ फास्ट अ डियर कैन रन। ये हमारे पास ये मतलब यूजर जो हमारी वेबसाइट पे पढ़ना आएगा उसको हमारा आर्टिकल इस तरह से लगेगा, उसको इंट्रोडक्शन नजर आएगा, फिर हमें एक बड़ी H2 में स्पीड ऑफ द डियर नजर आएगी, उसकी बात यहाँ खत्म हो जाएगी, फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं डियर की स्पीड में उसके पॉइंट्स, 4 पॉइंट 3 पॉइंट्स इधर शो होंगे। फिर हमने अगला अब हमारी अगली हेडिंग, सब हेडिंग अगली हेडिंग है डियर स्पीड कंपैरिजन, हम यहाँ से कर सकते हैं, फिर उसकी जो सब हेडिंग है वो इधर से शो हो रही है और कंक्लूजन शो हो रहा है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो अपने राइटर को गाइड करते हैं कि भाई जो चीज़ जो आर्टिकल तुम लिख रहे हो वो स्टेप बाय स्टेप हो जिसमें यूज़र को पढ़ने में आसानी हो, वरना इसका आसान हल ये होता है कि एक बात आप मैं तो वैसे नॉर्मली, अच्छा हम कमेंट्स के साथ देख लेते हैं। ओके, इसके साथ प्लीज़ रिपीट कर दें। अच्छा, इसके बाद हम इसको रिपीट करते हैं। मैं इसकी दूसरी आसान हल इसका ये बता रहा था कि मैं मोस्टली ये बात कहता हूँ कि आप ना ब्लेड से अपने हाथ पे काट के लिख लें कि योर कंपेटिटर्स आर योर बेस्ट टीचर्स। आपको किसी भी दूसरे बंदे से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बिल्कुल ये वाली बात को पूरा पूरा तस्लीम कर लेंगे कि योर कंपेटिटर्स आर योर बेस्ट टीचर्स। आपने अगर लेट्स सपोज आप किसी का आर्टिकल, आपने आपने एक कीवर्ड निकाला है हाउ फास्ट अ डियर कैन रन। ठीक है। अब हम अगर इसको हम गूगल पे कर लेते हैं, हाउ फास्ट अ डियर कैन रन। ठीक है। इसके बाद मुझे ये एक आर्टिकल मिल गया, मैंने इसको ओपन कर लिया। मैं अगर गूगल इस आर्टिकल को इस कीवर्ड पे रैंकिंग दे रहा है तो अगर हम भी बिल्कुल वही वाली चीज़ें करें तो 80-90% चांसेस हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा परसेंट चांसेस हैं कि हमें भी उतनी रैंकिंग मिलेगी अगर हम वही चीज़ें करें जो ये बंदा कर रहा है। तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि कौन सी हेडिंग्स यूज़ कर रहा है? लेट सपोज अगर आपको थोड़ा सा इंस्पेक्ट एलिमेंट की चीज़ का नहीं पता तो मैं एक ओवरव्यू दे दूँ, आपने यहाँ से लेफ्ट राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट पे चले जाना है। वैसे आपका मोस्टली इंस्पेक्ट एलिमेंट राइट साइड पे आएगा, सिर्फ ओवरव्यू देने के लिए, वो कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में बड़ी आसानी पैदा कर देगी। आपने यहाँ से ना सिर्फ इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो आपको इधर, अगर आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो इधर शो कर रहा है कि ये हेडिंग H3 में है। तो जब आप अपनी हेडिंग्स डाल रहे होंगे ना तो आपने भी वही वाली हेडिंग्स देखना होगा कि सबसे पहले उसने H2 में शुरू किया, फिर H3 में शुरू किया, H4 में, आप भी बिल्कुल उसी तरह से अपने हेडिंग को प्रायोरिटाइज कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो खत्म हो गई कि हमें अब आर्टिकल का पता चल गया कि हमारी क्या क्या हेडिंग्स किस किस तरह से बनती हैं। जब हम इससे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो मैंने एक योस्ट एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है। इसके मैं कुछ आपको फीचर्स बता देता हूँ। एक ही ऑप्शन देता है रीडेबिलिटी का। रीडेबिलिटी में हमें एक बता रहा है कि हमारा फ्लैश रीडिंग ईज कितना है, द 78.3% स्कोर है। ये स्कोर बेसिकली ये बता रहा होता है कि ये कौन सा, कितने स्टैंडर्ड का, यूएस का कितने स्टैंडर्ड का बच्चा इसको पढ़ सकता है। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा रीडिंग जो स्कोर हो वो हमारी जो मतलब जो हमारा कंटेंट लिखा हो वो 8 स्टैंडर्ड के बच्चे को आराम से पढ़ सकता है।
ऐसी इंग्लिश हो उसके अंदर, ठीक है। तो ये हमें बता रहा है कि मेरा 78.3 है, गुड जॉब, इसको उसने वैसे ग्रीन कर दिया। कंजेक्टिव सेंटेंसेस वो होते हैं कि अगर मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा इसको रेड करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो अच्छा, एक सेकंड, इसको कंजेक्टिव सेंटेंस वहां से आते हैं अगर आप तीन सेंटेंस को या दो से तीन सेंटेंस को ना एक ही चीज से शुरू कर रहे हैं कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पर अभी इसने वैसे दिया नहीं है, यहाँ पर अगर मैंने कभी आपको एक कंसेक्टिव सेंटेंस का एरर है ना, तो उसके बाद जैसे भी ये आई बनी हुई है ना, अब ये पैसिव वॉइस पे आई बनी हुई है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ ना तो ये हाईलाइट कर देता है कि यार ये पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव वॉइस में अगर आप कन्वर्ट कर देंगे तो ये आपको आपकी रीडेबिलिटी बेहतर कर देगा। इस तरह अगर हमारा कंजेक्टिव सेंटेंस भी हमारा, अगर ये ऑरेंज का मतलब होता है कि इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, रेड का मतलब होता है कि बिल्कुल ही खराब है, आपको इसको इंप्रूव करना है, ठीक है। कंजेक्टिव सेंटेंस में अगर मोस्टली रेड आ जाता है तो उसमें आप जब क्लिक करेंगे ना इसको, वो आपको हाईलाइट कर देगा और आपको शो कराएगा कि यार तीन सेंटेंस सेम वर्ड से शुरू शुरू हो रहे हैं, कि द डियर से एक, ये मतलब लेट्स सपोज ये पहला सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है द डियर से, अगला सेंटेंस भी लेट्स सपोज द डियर से शुरू हो रहा है, और तीसरा सेंटेंस भी द डियर से शुरू हो रहा है। तो आपके जो एक पैराग्राफ में जो तीन सेंटेंसेस हैं वो कंजेक्टिवली एक ही चीज से शुरू हो रहे हैं, तो आप उसको अवॉइड करें। तो वहां से ये कंजेक्टिव सेंटेंस का मसला खत्म हो जाता है। सब हेडिंग्स कह रहा है ग्रेट जॉब, क्योंकि हमने हेडिंग्स को प्रायोरिटाइज किया हुआ है, H1 डाली है, उसके बाद H2 डाली है। H2 के बाद अगर हमारी बात सब हेडिंग्स में नहीं जा रही तो हमने फिर से H2 डाली है, और उसके बाद हमने उसकी सब हेडिंग्स डाली हुई है, तो प्रॉपर पैटर्न में डाला हुआ है। अच्छा, पैराग्राफ लेंथ ये बताता है कि भाई एक अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं ना, तो उस पैराग्राफ के नीचे तकरीबन 300 या 300 से कम वर्ड्स होने चाहिए जो पूरे पैराग्राफ में बनने चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर मैं इस सब बात को एक पैराग्राफ में लिख दूंगा ना, तो यूजर की रीडेबिलिटी में मसला आएगा, उसको पता नहीं चलेगा कि यार कहाँ पॉज देना है और कहाँ से अगली बात शुरू हो रही है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप उसको प्रॉपर पैराग्राफ में डालें, एक ही पैराग्राफ में सारी बात नहीं लिख दें, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिशन वर्ड्स में भी कभी कभी ये इशू देता है कि भाई इसको भी रेड कर देता है। ट्रांजिशन वर्ड्स वो होते हैं, मतलब वो आपको रेड से ग्रीन इस तरह करेंगे कि आप अपने आर्टिकल में ज्यादा ट्रांजिशन वर्ड्स यूज करेंगे, लाइक हाउ एवर, देयर फॉर, एज इफ, मतलब इस तरह के आपने ट्रांजिशन वर्ड्स डालेंगे तो आपको ये तो अभी क्योंकि आर्टिकल थोड़ा अच्छा लिखा हुआ है तो इसकी रीडेबिलिटी बिल्कुल ग्रीन है, वरना आप कोशिश करेंगे अगर रेड हो तो उसको आप ग्रीन तक इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरी चीज हमें देता है एसईओ का स्कोर। एसईओ के स्कोर में सबसे पहले हमें कहता है कि यार फोकस की फ्रेज डालो। फोकस की फ्रेज में ना हमने अपना मेन कीवर्ड डालना होता है, ठीक है। अब लेट्स ये हमें काउंट करके बताता है कि आपके आपके जो कंटेंट है उसमें आपका कीवर्ड ज्यादा दफा तो नहीं यूज नहीं हुआ हुआ, या बहुत कम दफा तो नहीं यूज हुआ हुआ। अब क्योंकि ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा कीवर्ड है, देखिए अब मैंने सिर्फ यहाँ पर अपना कीवर्ड डाल दिया तो इसने इसको येलो कर दिया कि ठीक है इसमें इंप्रूवमेंट आ गई है। कभी कभी ये रेड रहता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने पूरे आर्टिकल में जो आपका फोकस की फ्रेज है, ये आपका जो मेन कीवर्ड है वो कम दफा यूज किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम अगर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे पास ये दो ऑप्शंस देता है। एक तो ये दिखाता है कि आपके मोबाइल में किस तरह से शो होगा आपका आर्टिकल, वो इस तरह से होगा, हाउ फास्ट डियर कैन रन, और डैश आपकी वेबसाइट का नाम। और अगर डेस्कटॉप रिजल्ट्स में इस तरह से होगा। अच्छा, अब अगर लेट सपोज मैं यहाँ पर लिख दूं कि स्पीड ऑफ डियर चेक नाउ, अगर मैं इतना बड़ा या इसके आगे भी कुछ भी लिख दूं, ठीक है। अगर मेरी हेडिंग, मेरा टाइटल बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो हमें बिल्कुल ही रेड दे देगा। अच्छा, रेड इससे पहले हम देख लेते हैं। देखें, मोबाइल पे हमें पूरा शो ही नहीं करा रहा। जो बंदा यूजर कोई चीज देखने आ रहा है, स्पीड ऑफ द डियर देखने आ रहा है, अगर उसको इस इतनी जो हमें स्पेस गूगल ने दी हुई, अगर हम इससे बाहर चले जाते हैं तो हमारा फायदा नहीं होगा। तो हमने कोशिश करनी है कि जो हमारा टाइटल होगा ना वो इस स्पेस के अंदर ही अंदर आना चाहिए। और डेस्कटॉप रिजल्ट्स में भी देखना चाहिए कि हमें जितनी गूगल ने स्पेस अलॉट की हुई है ना कि यूजर देख सकता है, तो उसी में हमारा आर्टिकल लाए करे, ठीक है। अच्छा, इसको हमने अब एसईओ टाइटल में ये क्या दिखा रहा है, पहले हमें टाइटल दिखा रहा है जो हमारा पूरा टाइटल है। मैं इसको टाइटल पे से सेट कर लेता हूँ बाकी से। हाँ, अभी हमें क्या दिखा रहा है, हमारा टाइटल दिखा रहा है और हमारी वेबसाइट का नाम दिखा रहा है। और आपने जब अपनी योस्ट एसईओ की सेटिंग करनी है तो आपने सिर्फ यहाँ पर टाइटल डालना है और अपना पेज डालना है, कौन सा आपका पेज है, ठीक है। उसके बाद ये स्लग स्लग होता है आपका परमालिंक। परमालिंक आपका एग्जैक्ट जैसे कल मैंने बताया था नीट एंड क्लियर होना चाहिए, और आपके परमालिंक में आपका क्या कहते हैं, आपका मेन कीवर्ड आपके परमालिंक में आना चाहिए। उसके बाद आ जाती है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? मेटा डिस्क्रिप्शन ये होता है कि जो आपका मेन कीवर्ड है
उस कीवर्ड के नीचे जो कभी गूगल ये दिखा रहा होता है ना कि लेट्स सपोज मैं इधर आपको दिखाता हूँ, ये डियर आर सस्प्रिंगली स्पीडी, और ये सब कुछ कुछ छोटा सा टेक्स्ट आपको दिखा रहा होता है, तो ये आपका मेटा डिस्क्रिप्शन होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना मेटा डिस्क्रिप्शन एंटर करते हैं, और बड़ा कैची सा मेटा डिस्क्रिप्शन एंटर करते हैं कि जो भी बंदा इसको पढ़ने के लिए आए वो मजबूर हो जाए। उसमें आप यूजर की प्रॉब्लम डिस्कस करें। अच्छा, मेटा डिस्क्रिप्शन आपका 55 या 53 वर्ड्स तक होता है, ठीक है। 53 वर्ड्स के बाद आगे आगे आप जो भी लिखेंगे ना वो इस लाइन से बाहर चला जाएगा और यूजर पढ़ने के काबिल नहीं रहेगा। तो आपका टाइटल और आपका मेटा डिस्क्रिप्शन कैची होना चाहिए कि जिसमें यूजर की या तो प्रॉब्लम डिस्कस हो रही हो या कोई ऐसी बात डिस्कस हो रही हो क्योंकि ये मेन चीज है, ये जब बंदा क्लिक करेगा तो आपका आर्टिकल पढ़ेगा। आप आर्टिकल अंदर जितना भी अच्छा लिख लें, लेकिन आपका टाइटल ऑप्टिमाइज नहीं है, आपका मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज नहीं है, तो यूजर उसको क्लिक करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर ये हमें एसईओ एनालिसिस देता है। एसईओ एनालिसिस में ये हमें बता रहा है कि आपकी वेबसाइट से आउटबाउंड लिंक नहीं होते। अच्छा, वो अभी थोड़ी सी शायद आप लोगों के लिए नई बात हो जाएगी कि ये लिंक्स किस तरह के होते हैं, वो हम बाद में देखते हैं। अच्छा, इमेजेस इमेजेस कह रहा है कि आपने अभी कोई इमेजेस नहीं डाली हुई, इंटरलिंकिंग नहीं की हुई, आपस में अपने आर्टिकल्स को लिंक नहीं किया हुआ। और लिंक किस तरह से करते हैं, लेट सपोज मैं यहाँ पर इस माइंड द डियर, ठीक है, माइंड द डियर पे मैं चाह रहा हूँ कि हमारी ये वाली वेबसाइट खुले। तो मैंने अगर इसका लिंक देना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ सामने लिंक पे क्लिक करूंगा और कंट्रोल वी कर दूंगा। तो फिर अब ये ऑप्शन पूछता है कि आपने नए टैब में खोलना, नो फॉलो स्पॉन्सर्ड रहने दे फिलहाल, ओपन इन न्यू टैब और क्लिक कर दे, तो इधर लिंक अटैच हो गया। अब जो बंदा इस पे क्लिक करेगा, अगर मैं इसको प्रीव्यू करूँ, एक सेकंड, देखें यहाँ पर ये लिंक अटैच हो गया। अब जब मैं इसको लिंक को ओपन करूंगा तो वही वाली वेबसाइट खुलेगी जिसका मैंने यहाँ पर लिंक डाला। तो आप यहाँ से आप लिंक डाल सकते हैं। तो नीचे ये दिखाता है कि आपने इंटरलिंकिंग की हुई है कि आपने इंटरलिंकिंग नहीं की हुई। की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, की फ्रेज कौन सा था, जो फोकस की फ्रेज हमने ये डाला हुआ था, तो वो ये योस्ट हमें ये कह रहा है कि आपने जो आपका मेन कीवर्ड है वो आपके इंट्रोडक्शन में नहीं आ रहा। तो आप वो डालें, एग्जैक्ट वो वाला अपना की फ्रेज इंट्रोडक्शन में डाल दें या उसका कोई सिनोनिम अपने इंट्रोडक्शन में डाल दें, ठीक है। फिर बता रहा है मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ। अभी तो क्योंकि हमने नो मेटा डिस्क्रिप्शन है, तो मैंने आपको बताया कि आपने मेटा डिस्क्रिप्शन 53 वर्ड्स का गूगल अलाउ करता है, तो 53 वर्ड्स या उससे कम आपने मेटा डिस्क्रिप्शन में डालने हैं। फिर ये नीचे बता रहा है की फ्रेज इन सब हेडिंग, यूज मोर की फ्रेज और सिनोनिम्स इन योर H2 एंड H3 हेडिंग्स। वो ये कह रहा है कि आपका जो फोकस की फ्रेज है, जो फोकस की फ्रेज है, हाउ फास्ट अ डियर कैन रन, ये आपकी H2 या H3 में नहीं आ रहा। तो आप कोशिश करें कि आप इसमें भी अपना कीवर्ड एडजस्ट करें, ठीक है। तो इस तरह से आपने योस्ट की दोनों सेटिंग सेट कर सकते हैं, जिससे मतलब उसके अलावा आपको पता नहीं चल सकता कि यार ठीक है, आपकी अगर आप न्यू भी नहीं है तो आपको इसके अलावा नहीं पता चल सकता यार, वाकई में आपको किसी बंदे को दिखाना पड़ेगा यार ये मेरा एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल है या नहीं है। तो ये आपको फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि आपको एटलीस्ट अंदाजा हो जाएगा, तो आपको एक सिग्नल मिल जाएगा कि यार ठीक है, मेरा मेरा जो आर्टिकल है वो किसी ना किसी हद तक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है और उसकी रीडेबिलिटी अच्छी है, ठीक है। अच्छा, ये तो सारी चीज़ की सेटिंग हो गई। इसके बाद हमें साइड पे ना ये पोस्ट और ब्लॉग दिखा रहा होता है। अगर हम इसके ब्लॉग पे जाते हैं तो यहाँ पर हमें शो कराता है कि आपने हम्म, सबसे पहले आ गया परमालिंक। परमालिंक जिस तरह मैंने आपको बताया, या तो आप यहाँ से सेट कर लें स्लग से, या अच्छी कुछ प्रैक्टिस ये है आप इधर से ही सेट कर लें। आप जब राइट साइड पे जाएंगे तो ब्लॉक का सेक्शन आता है। ब्लॉक में हम इन ब्लॉक्स को छेड़ रहे होते हैं, जो ये वाला ये एक ब्लॉक है, इसकी अगर कोई सेटिंग करनी है तो हम इधर ब्लॉक से करेंगे। अगर हमने ओवरऑल अपने आर्टिकल की कोई सेटिंग करनी है तो हम इधर पोस्ट से करेंगे, ठीक है। अच्छा, पोस्ट में हमें यहाँ पर परमालिंक शो कराता है। परमालिंक में हमने एग्जैक्ट सेम कीवर्ड डालना है विदाउट एनी हैंकी पेंकी, एग्जैक्ट सेम चीज डालनी है अपने क्या कहते हैं, एग्जैक्ट कीवर्ड डालना है अपने परमालिंक में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी शो करा रहा था, जिस तरह कल मैंने आपको क्रिकेट की कैटेगरी बना के दिखाई थी, तो इस तरह अगर आपने लेट सपोज ब्लॉग्स की कैटेगरी बनानी है, कोई भी आर्टिकल जिस कैटेगरी में डालना है उस कैटेगरी को आप क्लिक कर देंगे। यहाँ से आ जाती है हमारी फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज हम किस तरह सेट करेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पर कैनवा खोला हुआ है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप गूगल को और यूट्यूब को एफिशिएंटली यूज़ करना सीख गए ना, तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगी, ठीक है। अब आपको तो पता ही नहीं है कि यार इमेज का साइज़ कितना हो मेरी जो मैं फीचर्ड इमेज डालूंगा, तो मुझे भी नहीं पता था। मैंने सिंपल पे गूगल पे लिखा वर्डप्रेस इमेज साइज़। अच्छा, यहाँ पर ये हमें पहला आर्टिकल खोल लेते हैं, इसमें हमें इमेज की डायमेंशन लेट सपोज दे देता है, या ये सामने लिखा हुआ 1200 क्रॉस 630 पिक्सल्स, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं क्रिएट डिज़ाइन पे गया और मैंने कस्टम डिज़ाइन पे कह दिया कि क्या था, 1200 क्रॉस 630 ये मुझे एक कैनवस मिल जाएगा।
उस साइज का जिसके अंदर मैंने अपनी इमेज डालनी है, ठीक है। अच्छा, मेरा आर्टिकल क्या है, हाउ फास्ट अ डियर कैन रन, तो फिर मुझे मतलब एक डियर की इमेज चाहिए, उसके ऊपर मैं लिख दूं कि हाउ फास्ट अ डियर कैन रन, ताकि जो बंदा सिर्फ इमेज देखे तो उसको भी वही पैगाम चला जाए कि यार अच्छा इस आर्टिकल में ये चीज़ डिस्कस हो रही है, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज मैं इसको फिलहाल इसका कलर ब्लू कर देता हूँ, और मैं अच्छा, कैनवा का अगर शायद मोस्टली आप लोगों को पता हो, यहाँ पर टेम्पलेट्स होते हैं, आप ये कोई टेम्पलेट यूज़ भी कर सकते हैं या अपनी मर्जी का कोई टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। या लेट्स सपोज मुझे किसी डियर के अकॉर्डिंग चाहिए, तो मैं इधर डियर अगर लिखूँ या रनिंग डियर लिखूंगा, तो मुझे ये टेम्पलेट्स दे दिए हैं इसने ना। आप या तो इनको एडिट कर लें या अपना नया टेम्पलेट बना लें। नए टेम्पलेट में मसला नहीं है, यहाँ पर आपने अगर लेट्स सपोज अब मुझे क्या चाहिए, मेरा आर्टिकल का नाम है हाउ फास्ट अ डियर कैन रन, तो मैं अगर इधर लिख दूँ रनिंग डियर, हाँ, चलें, ये इमेज एक भागता हुआ डियर हमें नजर आ गया। मैं जब राइट क्लिक करूँ तो लिखा आ रहा है कि रिप्लेस द बैकग्राउंड इमेज। मैंने कहा चलो यार मुझे बैकग्राउंड पे इमेज डाल दूँ। अब मैंने उसका कलर ब्लू क्यों किया था, ताकि मैं इसको अब अगर इसके ऊपर लेट्स सपोज मैं कोई टेक्स्ट लिखूँ ना, इसके ऊपर मैं लेट्स सपोज टेक्स्ट लिखता हूँ, ये कुछ भी टेक्स्ट लिखूंगा तो वो इस पे अच्छा नहीं लग रहा, सूट नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूंगा, फिलहाल इसको डिलीट करके ना, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, मैं क्या करूंगा, इसकी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी कम कर दूंगा। ये देखिए, मैंने जो पीछे ब्लू कलर लगाया था ना, इसको आप या तो और येलो कलर ले जाएं, ग्रे ले जाएं, जो कि अच्छा नहीं लग रहा। लेट्स सपोज हम ब्लू के पास के साथ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम टेक्स्ट पे आ जाते हैं। टेक्स्ट पे यहाँ पर हमें डिफरेंट फॉर्मेट के टेक्स्ट दिखा रहा होता है। अगर कोई आपने अपना फॉन्ट सर्च करना है तो आप इधर से भी सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे ये पसंद आ रहा है, मैं कह रहा हूँ चलो इस पे मैं लिखता हूँ अपना आर्टिकल। यहाँ से मैंने ऊपर नीचे वाली इसकी चीज़ें डिलीट कर दी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाउ फास्ट डियर कैन रन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इसके साइज आ रहे होते हैं कि आपने इसको साइज, लेट्स सपोज मैं इसको साइज दे देता हूँ, मुझे 44 साइज में दे दे। अच्छा, 44 साइज में अब ये चीज़ नीचे आ गई, हम इसका इसका बिल्कुल आसान से ड्रैग ड्रॉप करके इसका बॉक्स हम सेपरेट कर सकते हैं। मैंने इसका बॉक्स बिल्कुल इधर तक ले गया ताकि मुझे पता चल जाए कि यार बिल्कुल सेंटर में चीज़ आ रही है। इसके बाद मैं इसको यहाँ से इसकी अलाइनमेंट शिफ्ट कर सकता हूँ आराम से, जैसे आप लोग वर्ड पे भी करते हैं और बाकी इस तरह की चीज़ें करते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया हाउ फास्ट अ डियर कैन रन। यहाँ पर मैं इसके साथ कोई लेट्स सपोज एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ इसके नीचे, ये देखें, ये मुझे एक लाइन इधर से मिल गई, और मैंने इसके पीछे एक लाइन लगा दी। और मैं अपनी लेट्स सपोज वेबसाइट का नाम भी लिखना चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट का नाम क्या है इसके नीचे, ताकि आ जाए। या आप इसमें इमेज भी डाल सकते हैं, अपलोड करके भी कोई इमेज डाल सकते हैं अपलोड करके यहाँ से। या आपने अगर अपनी वेबसाइट का नाम वैसे ही लिखना है तो यहाँ से मैं कोई एक टेक्स्ट देख लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं ये सब हेडिंग डाल देता हूँ। और मेरी वेबसाइट का नाम क्या है, www.anchorage.com। लेट्स सपोज मेरी वेबसाइट का नाम anchoragechambers.com, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब ये इसके यहाँ से हम इसकी स्पेसिंग चेक कर सकते हैं, लेटर की स्पेस हमने ज़्यादा करनी है कम करनी है। यहाँ से हमने लेटर की स्पेसिंग बेहतर कर दी। और अब अगर आप जूम करके देखें तो आपको पता चल जाएगा इधर से, ये आपको इस तरह से आपका आर्टिकल आपकी इमेज डिज़ाइन हो गई, ठीक है। हम अपनी फीचर्ड इमेज को इसी तरह सिंपल रखते हैं। अब जो बंदा भी इस इमेज को देखेगा तो उसको पीछे एक भागता हुआ डियर नजर आएगा, उसके ऊपर उसको लिखा हुआ आएगा हाउ फास्ट अ डियर कैन रन। अच्छा, अगर आप इसके अंदर थोड़ी सी बस इसके साथ आप खेल सकते हैं और एफिशिएंसी डालना चाहते हैं तो आप इसके अंदर इन साहब को डाल दें, और इन साहब का मुंह ये कुछ सोच रहे हैं, इन साहब को फ्लिप कर दें, इनका मुंह इस तरफ डाल दें, तो ये भी आ सकते हैं। जो कि शायद असगर भाई मुझसे इख्तलाफ करें कि यार ये क्या फजूल चीज़ बना रहे हो लेकिन ये आप इधर से, ये साहब सोच रहे हैं कि एक डियर कितना तेज भाग सकता है। यहाँ पर आप किसी हंटर की इमेज भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको आप शेयर पे क्लिक करेंगे और आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। आपने यहाँ से ये इमेज इसकी डाउनलोड हो गई, ठीक है। मीनवाइल ये इमेज डाउनलोड होती है, हमारी फीचर्ड इमेज सेट हो चुकी है, हम अपने यहाँ पर वापस आ गए, फीचर्ड इमेज पे आ गए, सेट फीचर्ड इमेज, और मैं इसको ड्रैग ड्रॉप करके अपनी इमेज यहाँ पर डाल दी है। अच्छा, आपने इमेज के आल टेक्स्ट भी सेट करने, ये अच्छी ऑन पेज एसईओ की प्रैक्टिस में आता है। इसमें भी आप अपना मेन कीवर्ड या अपना कोई ऐसे कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी फिलहाल के लिए आल टेक्स्ट में सेम यही डाल देता हूँ जो मेरा आर्टिकल का नाम है। अच्छा, ये हमारी फीचर्ड इमेज सेट हो गई। अभी ये मुझे लग रहा है कि डियर बाहर चला जाएगा, लेकिन हम इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। अच्छा, देखें, जब हमने अपना प्रीव्यू किया तो हमारी पोस्ट इस तरह से नजर आएगी कि जब जो बंदा भी इस पोस्ट पे क्लिक करेगा, और इस तरह से इसमें आप बाकी इमेजेस भी डाल सकते हैं। स्पीड ऑफ डियर इसके नीचे, लेट सपोज आपने यहाँ पर आप कहते हैं कि स्पीड ऑफ डियर के नीचे आपने स्पीड ऑफ डियर, हाँ, एक सेकंड पहले मैं इसको यहाँ हाईलाइट कर दूँ। एक सेकंड, ये रीडेबिलिटी से इसको मैंने हाईलाइट कर दिया,
ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आप इधर स्पीड ऑफ द डियर के नीचे कोई भागते हुए डियर की इमेज लगा दें, आप स्पेस दबाएंगे और बैक जो स्लैश है आप स्लैश पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर अगर आपने इमेज डालनी है तो आप यहाँ पर इमेज भी डाल सकते हैं। लाइब्रेरी से उठानी है, किसी यूआरएल से इंसर्ट करनी है तो आप वहाँ का यूआरएल पेस्ट कर देंगे, वहाँ से उठा के ले आएगा। इमेज अपलोड करनी है तो आपकी ये मीडिया लाइब्रेरी जिस तरह मैंने कल बताया था, ये बल्कि आपकी अपनी लाइब्रेरी खुल जाएगी फ़ोन आपके उसकी क्या कहते हैं पीसी की। अगर लेट सपोज हम इधर हम ये ग्लोब सॉल्यूशन का डाल देते हैं लेट सपोज, ठीक है। अब इसके भी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसको हमने अलाइन सेंटर करना है, अलाइन राइट करना है, अलाइन लेफ्ट करना है, आप इसके साथ आराम से खेल सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ पर रिमूव इमेज कर देंगे, यहाँ से अपनी इमेज को डिलीट कर देंगे। तो अगर लेट सपोज अभी हम एक दफ़ा सबसे ज़्यादा जो मैं कल भी इस चीज़ पे जोर दे रहा था कि आपने अपना परमालिंक को देख लेना, बाकी चीज़ें फिर भी एडिट हो जाती हैं और ठीक रहती हैं। बस एक दफ़ा आप चेक कर लीजिएगा आपके परमालिंक में जो या यूआरएल स्लग है, इस ये आपका एग्जैक्ट सेम कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। आपने ये किया और इसके बाद हम इसको एक सेकेंड हम इसको कर देते हैं पब्लिश। ये हमसे पूछता है कि भाई अभी पब्लिश करना है, ठीक है भाई हमें अभी पब्लिश कर दिया किताब, अपनी पोस्ट देख लें। अब मैंने अपनी पोस्ट देखी तो अब क्या आ रहा है, मेरी वेबसाइट का नाम आ रहा है और उसका साफ सुथरा सा आगे परमालिंक आ रहा है जिसपे हमारा मेन कीवर्ड लिखा आ रहा है। हमारी ये फीचर्ड इमेज बन गई और हमने बाकी अपना आर्टिकल यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। अब अगर हम इस वाली वेबसाइट पे चले जाते हैं जो हम एक को देख रहे थे जो सैम्पल, तो वैसे इसने टेबल ऑफ कंटेंट नहीं डाला हुआ और हम अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप टेबल ऑफ कंटेंट भी डाल लें अपने आर्टिकल में। तो आप क्या करते हैं, आप एक प्लगइन आता है टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से, अगर आप वो प्लगइन्स में जाएंगे, प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू प्लगइन करेंगे, ऐड न्यू प्लगइन में इधर लिख देंगे टेबल ऑफ कंटेंट। ये इजी टेबल ऑफ कंटेंट्स है, इससे आपका आपकी वेबसाइट पे टेबल ऑफ कंटेंट भी आ जाएगा। ये इंस्टॉल्ड हो गया, इसको एक्टिव पे क्लिक कर देंगे तो ये टेबल ऑफ कंटेंट एक्टिव भी हो जाएगा। अभी देखते हैं इसके साथ। अच्छा, यहाँ से आप टेबल ऑफ कंटेंट की सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट पे जाते हैं तो ये आपको सेटिंग्स बता रहा होता है कि पेज पे शो, पोस्ट पे शो, नहीं थैंक्स। अच्छा, अब कहाँ का इंसर्ट करना है, इसकी पोजीशन क्या है कि फर्स्ट हेडिंग से पहले हो, और मतलब अगर दो या दो से ज़्यादा हेडिंग्स हो तो शो करिए। आप ये सब मतलब आप खुद पढ़ सकते हैं इसको इजीली और इसको आराम से डेकोर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं कि ये टेबल ऑफ कंटेंट आ गया कि नहीं आया। देखें, ये टेबल ऑफ कंटेंट आ गया, पहले हमारी वेबसाइट पे नहीं आ रहा था, अब हमारी वेबसाइट पे ये टेबल ऑफ कंटेंट भी आ गया। हमने बस आपने कोशिश ये करनी है कि यूज़र को आपके आर्टिकल पे है उसको हर तरफ से आसानी शो करें। लेट सपोज वो यूजर इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है कि डियर कितना तेज भाग सकता है, वो इस चीज में इंटरेस्टेड है कि डियर और चीता के कंपैरिजन कितना है। तो वो उसको यहीं पर टेबल ऑफ कंटेंट पे आराम से मिल जाए, जब वो क्लिक करे तो वो डायरेक्ट इधर पहुंच जाए, उसका टाइम ना लगे कि वो पूरा आपका आर्टिकल 1000 2000 वर्ड स्क्रॉल करता हुआ नीचे आए। या अगर उसको लेट सपोज कंक्लूजन पे जाना है तो आपका कंक्लूजन इतना अच्छा लिखा हुआ हो कि यूजर के पास अगर टाइम नहीं है कि वो 500 वर्ड्स या 1000 वर्ड्स का ब्लॉग पढ़ना चाहता है, तो उस कंक्लूजन में उसको पता चल जाए, आपका पूरा आर्टिकल समराइज्ड हुआ हो कि आपके आर्टिकल में बात क्या हो रही है, ठीक है। तो आपने बेसिकली जितना आप यूजर को ईज प्रोवाइड करेंगे ना, गूगल की कोई भी हिट, कोई भी एल्गोरिदम या मतलब कोई भी अपडेट आ जाए ना, तो उससे आपका कंसर्न नहीं होगा, वो आपकी वेबसाइट को हिट नहीं करेगी। तो आपने बेसिकली यूजर के शूज में उतर के देखना है कि आपका आर्टिकल किस तरह से होना चाहिए और किस तरह का डिजाइन होना चाहिए, ठीक है। तो आई गेस ये इसी तरह से आपने सारा आर्टिकल डिज़ाइन करना है। इसमें आप FAQs डाल सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें इस तरह से डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक टर्म होती है टेक्निकल एसईओ, उसको बोलते हैं हम स्कीमा। स्कीमाज क्या होते हैं? स्कीमाज ये होते हैं कि वो गूगल के बॉट को एक्सप्लिसिटली बताते हैं कि यार हमारी वेबसाइट पे टेबल ऑफ कंटेंट है, या हमारी वेबसाइट किस, हमारा जो ये आर्टिकल है वो किस किस चीज़ के मुताबिक है और हमारे आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें हैं। उसके लिए एक वेबसाइट है जो मैंने सेव की हुई है, अ, एक सेकंड, उसका नाम था technicalseo.com, ठीक है। अगर हम technicalseo.com में चले जाते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं, इस यहाँ से हम आराम से स्कीमा जनरेट कर सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोड आना चाहिए, क्या आना चाहिए। लेट सपोज मैंने एक FAQ का पेज लगाना है अपने वेबसाइट पे, ठीक है, कि मैं यूज़र को, गूगल को बताना चाहता हूँ कि यार मेरी वेबसाइट, मेरा जो ब्लॉग है उसमें क्वेश्चंस आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो यूज़र को मैंने ये भी ईज प्रोवाइड की हुई है कि अगर उसको कोई कन्फ्यूजन है तो जो लोग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पूछते हैं मैंने उसका भी आंसर दिया हुआ है। जैसे हाउ फास्ट अ डियर कैन रन, ठीक है। लेट सपोज ये, वैसे ये क्वेश्चन आंसर्स आपके, आपको जो राइटर है वो आपको अपने उसके ब्लॉग में लिख के देगा ये वाले क्वेश्चन आंसर्स।
अब लेट्स सपोज यहीं पर हम एक एफएक्यू बना लेते हैं कि एक एक क्वेश्चन है यहाँ पर एफएक्यू की भी, एफएक्यूज की भी हेडिंग दी हुई है आपके जो राइटर है उसने, और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है हाउ फास्ट अ डियर कैन रन। इसका आंसर उसने लिखा हुआ है डियर कैन रन अप टू 40 kmph। ठीक है, लेट्स सपोज, मतलब वैसे तो आंसर इसका बड़ा होगा, लेकिन अब आपने स्कीमा किस तरह लगाना है, आपने ये पहले तो एफएक्यूज का सेक्शन आपने इधर बना लेना है। एफएक्यूज का सेक्शन किस तरह से बनाएंगे, कंक्लूजन से थोड़ा सा ऊपर, या कुछ लोग कंक्लूजन के बाद भी एफएक्यूज लिखते हैं, कुछ लोग कंक्लूजन के ऊपर लिख लेते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता कि आप जहां पर भी लिखें। अच्छा, एफएक्यूज की हेडिंग डाल दी। अब एफएक्यूज एक अलग टर्म है तो उसकी मैंने H2 में डाल दी, और उसकी जो जो क्वेश्चन है उसको मैंने H3 में डाल दूंगा मैं। ठीक है, मैं इधर से गया और मैंने इसको पेस्ट कर दिया और इसको मैंने H3 दे दिया कि उस हेडिंग के अंदर सब चीज़ ये बताई हुई है, और इस सब जो उसकी कैटेगरी है, उसकी जो सब टाइप है, उसका जो आंसर है वो मैंने पैराग्राफ की फॉर्म में दे दिया। ठीक है, अब अगर मैंने इसका स्कीमा बनाना है तो मैं इसको एफएक्यू का स्कीमा किस तरह बनाऊंगा, मैं इसको अपने क्वेश्चन को कॉपी करूंगा और अपने इंस्टेंट स्कीमा में आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसका जो आंसर है इसको मैं कॉपी करूंगा, अपने इंस्टेंट स्कीमा में आके इसको पेस्ट कर दिया। देखिए यहाँ पर इसने हमारे लिए कोड जनरेट कर दिया। ठीक है, अब आप कोड को टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आप इसको, इधर ऑप्शन देता है कि आपने रिच रिजल्ट्स में आप टेस्ट करनी है। गूगल का अपना प्लेटफॉर्म है जो चेक करके बताता है कि भाई आपका जो कोड है वो वैलिड है, उसमें कोई मसले तो नहीं है, गूगल का बॉट उसको आराम से पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता। तो मैं इधर आया तो ये वही वाला कोड है। या तो आप अपने वेबसाइट का यूआरएल दे सकते हैं, या आप इधर कोड ऐड कर सकते हैं जो यहाँ पर इसने कोड जनरेट किया हुआ है। ये इसको टेस्ट कोड पे आप क्लिक करेंगे तो अभी आपको टेस्ट कर रहा है कोड को, और अभी आपको बता देगा क्या यार कि आपने जो ये एफएक्यू का स्कीमा लगाया इसमें कोई मसला तो नहीं है। तो अब देखिए इसने एफएक्यू के स्कीमा में हमें बता दिया कि ये वन आइटम वैलिडेटेड, आपका कोड वैलिड है, ये गूगल इसको आराम से पढ़ सकता है। अगर अपने अपने ब्लॉग में यही चीज़ ऐड करेंगे तो मसला नहीं होगा। मैं क्या करूँगा, मैं इसको इसी कोड को कॉपी करूंगा और यहाँ पर FAQs से ऊपर जाके मैं एक और बॉक्स बनाऊंगा स्लैश डाल के, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा कस्टम HTML। कस्टम HTML में हम वो वाला कोड पेस्ट कर देंगे। मैंने देखिए सिंपल कोड पेस्ट किया और यहाँ पर जाके इसको कन्वर्ट टू ब्लॉक्स कर दिया, तो एक ब्लॉक के फॉर्म में आ गया। तो ये हमारी वेबसाइट पे यूजर को तो नहीं शो होगा कि इसके अंदर स्कीमा लगा हुआ है, लेकिन जब गूगल का बॉट हमारी वेबसाइट को, हमारे ब्लॉग को जब पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि यार यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लिसिटली एक ये भी बताया हुआ है कि हमने अपने ब्लॉग में FAQ का स्कीमा लगाया हुआ है। ठीक है, और मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। और अगर आपने चेक करना हो कि आपके वेबसाइट पे स्कीमा कौन से लगे हुए हैं, या आप अपने कंपेटिटर को देख रहे हैं कि यार मैं भी वही चीज़ करूँ जो मेरा कंपेटिटर कर रहा है, तो आपने उसकी वेबसाइट, लेट्स सपोज ये अभी कंपेटिटर की वेबसाइट है, इसका यूआरएल आपने कॉपी करना है और फिर से आपने रिच रिजल्ट्स में जाके यहाँ पर यूआरएल की जगह यूआरएल पेस्ट कर देना है। ठीक है, और उसको टेस्ट कर लेना है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो कंपेटिटर है उसने कौन सा स्कीमा लगाया हुआ है, तो आपने भी एग्जैक्ट वही वाला स्कीमा लगा लें आप। अभी एक सेकंड, ये टेस्ट करके आपको बता देता है। देखें, इसने हमें बताया कि अच्छा, ये ब्रेड कम्स और साइट लिंक सर्च बॉक्स का तो हमें ये योस्ट ही प्रोवाइड कर देता है, उसके अलावा हमने FAQ का स्कीमा लगाया हुआ था तो हमें दिखा दिया कि इसने FAQ का स्कीमा लगाया हुआ है जो कि वैलिड है। ठीक है, तो इस तरह इसमें बाकी टाइप के भी स्कीमा होते हैं कि हाउ टू वाले पेज का भी स्कीमा होता है। जॉब पोस्टिंग कभी आप लेट्स सपोज गूगल पे सर्च करते हैं कि SEO जॉब्स, तो वो एक लिस्ट आ जाती है जॉब्स की, वो इसलिए आती है उन वेबसाइट्स ने जॉब पोस्टिंग का स्कीमा लगाया होता है। अगर जॉब पोस्टिंग के स्कीमा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यही बेसिकली इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है और उसका कोड लेफ्ट साइड राइट साइड पे जनरेट हो रहा होता है। इस तरह ये हम प्रोडक्ट का स्कीमा भी लगाते हैं, पर्सन का भी लगाते हैं, वीडियो को ये आपने ऐड करनी है तो उसका भी स्कीमा लगा सकते हैं, अपनी वेबसाइट का भी लगा सकते हैं। तो ये सारे हम स्कीमाज अपने आर्टिकल में यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत है। अगर नहीं ज़रूरत तो फिर हम नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि अब देखें हमारा जो इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल होता है, इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल में हम FAQs डिस्कस कर रहे होते हैं, हम कोई वीडियो एम्बेड, अच्छा वीडियो एम्बेड का आपको बता देता हूँ कि लेट सपोज आपने हाउ फास्ट एट ये वाली वीडियो आपने ये एम्बेड करनी है, आप चाहते हो कि यार ये वाली वीडियो मेरे आर्टिकल में भी एक शो हो जाए, तो ये नहीं करना पड़ेगा आपको कि डाउनलोड करो आप वीडियो और यहाँ पर जाके अपलोड करो। आपने क्या करना है, आपने ये रहा, आपने लेट्स सपोज यहाँ पर एम्बेड करनी, आपने फिर से स्लैश दबाना है, स्लैश दबा के आपने लिख देना एम्बेड, एम्बेड पे आप EM लिखा तो आपने इसने आपको शो कर दिया एम्बेड के, यहाँ पर आपने कंट्रोल V कर देना है और यहाँ पर एम्बेड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट पे, अब मैं अगर इसको अपडेट करूँ
तो अब हमारी वेबसाइट पे भी ये वाली वीडियो शो हो जाएगी। ठीक है, अब हम जब वीडियो लगाएंगे तो हम उसका स्कीमा भी लगाएंगे। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप उस वेबसाइट पे जाएंगे और देखें, ये हमारी वेबसाइट पे भी इसने ये शो करा दिया है। अच्छा, एक तो हमें जो हमारी फीचर्ड इमेज है हमें तो इधर शो हो रही है, बट जो बंदा हमारी वेबसाइट पे आता है, हमारे होम पेज पे आता है, तो उसको भी ये शो हो जाएगा कि यार ये पहला आर्टिकल इन्होंने डाला हुआ है और उसका ये फीचर्ड इमेज लगी हुई है। ठीक है, तो आई गेस मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। अब आपके क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। या तो सब लोग सो रहे हैं या सबको अच्छी समझ आ गई है। ये भी थोड़ी देर में बताएंगे। अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे ऐड किए, काइंडली रिपीट। मैं अभी आपको बता देता हूँ। हम अपने आपने एक्सप्लिसिटली खुद टेबल ऑफ कंटेंट्स आप नहीं एक्टिव करेंगे। आपने क्या करना है, इसका एक प्लगइन आता है, इसका नाम है इजी टेबल ऑफ कंटेंट। मैं आपको ना इसको डीएक्टिव करके, इसको डिलीट करके फिर से दिखा देता हूँ कि किस तरह से ऐड करते हैं। क्या करेंगे आप, आपने प्लगइन्स में चले गए। प्लगइन्स मैंने जैसे कल बताया था कि ऐड ऑन्स होते हैं आपके थीम्स में, फंक्शनलिटी ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर ये वर्डप्रेस के अपने प्लगइन्स हैं। ठीक है, ये सारे फ्री हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके यहाँ पर मुझे क्या चाहिए था, टेबल ऑफ कंटेंट, मैंने लिख दिया टेबल। अभी दे देगा, टेबल ऑफ, किधर गया। हाँ, मैंने टेबल ऑफ कंटेंट लिखा सर्च में, तो इसने हमें एक ये वाला एक प्लगइन है इजी टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसको मैंने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया तो ये इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, हम इसको इंस्टॉल्ड हो गया ये, और हमें इसको एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही ये एक्टिवेट होगा तो हमारी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली जितने भी ब्लॉग्स हैं और जितने भी आर्टिकल्स हैं, उन सब में ये टेबल ऑफ कंटेंट खुद ही आ जाएगा। इसको आपको, आप हाँ इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आप इसको बता सकते हैं कि ये बाय डिफॉल्ट ओपन होना चाहिए। अब देखें, ये बाय डिफॉल्ट ओपन आता है। आप इसको सेटिंग में जाके कह सकते हैं कि यार हर दफ़ा बंद आए, जो जिसने देखना हो वो खुद ही क्लिक करके देख लेगा। तो इसमें आप इस तरह की सेटिंग्स कर सकते हैं। अच्छा, इंस्टेंट, हाँ इंस्टेंट स्कीमा फ्री है। इसके अलावा भी आप गूगल पे अगर लिखेंगे स्कीमा जनरेटर, तो आपको आराम से मिल सकता है। इंस्टेंट स्कीमा बिल्कुल फ्री है। अच्छा, सज्जाद पूछ रहे हैं स्कीमा सर नॉर्मली किस किस बनाते हैं। हाँ, स्कीमा हम नॉर्मली जो इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल होता है उसमें हम अपना वीडियो का स्कीमा बनाते हैं, हम एफएक्यूज का स्कीमा बनाते हैं। और आई गेस बस ये दो स्कीमाज आपको ज़रूरत है। लेकिन आप कंपेटिटर को देख लें जिसका आप आर्टिकल देख के कर रहे हैं, तो अगर उसने जो स्कीमर्स लगाए हुए हैं आप भी वो स्कीमर्स लगा लें। और अगर आप एफिलिएट वेबसाइट चला रहे हैं तो एफिलिएट वेबसाइट में एफएक्यूज का स्कीमा लगेगा, और उसको प्रोडक्ट्स जो आप जो लिस्ट करें उनका स्कीमा लगेगा। अगर आप कोई वीडियो एम्बेड करें तो उसका स्कीमा लगेगा। अच्छा, अब्दुल हनान पूछ रहे हैं सर स्कीमा का जस्ट हमारी इन्फो को फर्दर एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन क्लैरिफाई करता है या रैंकिंग पर भी इफेक्ट करता है। देखिए, हमें रैंकिंग गूगल के बॉट ने देनी है। ठीक है, गूगल के बॉट को लगेगा कि हम अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो ही वो हमें रैंकिंग देगा। ठीक है, हमने दोनों को सेटिस्फाई रखना है, गूगल के बॉट को भी सेटिस्फाई रखना है और जो यूज़र पढ़ने आ रहा है उसको भी सेटिस्फाई रखना है। यूज़र को सेटिस्फाई रखने के लिए हम बाहर शो कर रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स, और गूगल के बॉट को भी हम बता रहे हैं कि यार गूगल का बॉट भी ये पढ़ सकता है कि हमने एफएक्यूज लिखा हुआ है इधर, लेकिन वो शायद कभी इसको एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह कंसीडर करें। तो हम उसको एक्सप्लेनेटरी बता रहे हैं कि भाई हमने एफएक्यूज भी दिए हुए अपने यूजर को पढ़वाने के लिए, जो तुम्हारे पास ट्रैफिक आ रही है उनको हम बिल्कुल मुतमईन करके भेज रहे हैं। क्या हम वीडियो यूट्यूब से लेकर एम्बेड कर सकते हैं, व्हाट अबाउट कॉपीराइट। नहीं, इस पे कॉपीराइट नहीं आएगा। आप अगर वीडियो कोई एम्बेड कर देंगे, क्योंकि जो बंदा उस वीडियो पे क्लिक करेगा ना वो डायरेक्ट उन्हीं उसी की वेबसाइट पे पहुंचेगा बेसिकली। अगर आप उनकी वीडियो डाउनलोड करते हैं और खुद फिर अपनी वेबसाइट पे चलाते हैं ना, कि आप ओनर बन के चलाते हैं, तो उस पर कॉपीराइट आ सकती है। जैसे अगर मैं आपको इधर दिखाऊं, जो हमने वीडियो एम्बेड की है ना, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा ना, तो ये उन्हीं उन्हीं की वीडियो चल रही है जिनकी ये असल वीडियो है। ये हम हमारे पास नहीं आ रही, हम इसके ओनर नहीं बन रहे, तो कॉपीराइट नहीं आएगा इसमें। और वीडियो लिंक्स कैसे ऐड और वीडियो लिंक कैसे ऐड किया, मैंने आपको बताया ना कि अभी हम स्लैश दबा के एम्बेड पे क्लिक करेंगे। एम्बेड पे क्लिक करके ठीक बाहर से यूट्यूब की एक वीडियो को कॉपी किया, उसका लिंक कॉपी किया और वहां पर जाके एम्बेड में जाके पेस्ट कर दिया, तो ये वीडियो एम्बेड हो जाएगी इधर से। ठीक है, क्या हमारा कीवर्ड इन वन गो आना चाहिए या बीच में
prepositions यूज करना भी ओके है। यार मतलब एग्जैक्ट कीवर्ड आपके परमालिंक में आना चाहिए, ठीक है। आपके क्या कहते हैं, आपकी H1 में लाजमी आना चाहिए। आपका जो कंक्लूजन है उसके जो इंट्रो जो पैराग्राफ है उसमें लाजमी आपका एग्जैक्ट कीवर्ड आना चाहिए। आपके फर्स्ट 100 या 150 वर्ड्स में कीवर्ड अगर आप एग्जैक्ट नहीं भी डाल सकते तो उससे कोई ना कोई सिनोनिम आप डाल सकते हैं उसमें। और किसी का कोई क्वेश्चन? क्या हम योस्ट के स्कोर पर रिलाय कर सकते हैं? वैसे एसईओ की फील्ड में मैंने देखा है कि आप किसी चीज़ पे भी रिलाय टोटली नहीं कर सकते। अगर आपको लेट्स सपोज कीवर्ड एवरीवेयर से आप वॉल्यूम चेक करते हैं तो आप उस पर भी 100% रिलाय नहीं कर सकते। लेकिन आपको किसी ना किसी तरह कोई आसरा हो जाता है कि यार मैं बिल्कुल, आप ब्लैंक नहीं रहते। आपको थोड़ा सा एक अच्छी चीज़ मिल जाती है कि आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि यार हाँ मैं ठीक काम कर रहा हूँ।